हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम समष्टीय समुच्चय पढ़ेंगे। समष्टीय समुच्चय पढ़ेंगे, फिर दूसरा इसमें अंतराल पढ़ेंगे, इंटरवल्स जो होंगे उसको पढ़ेंगे, और तीसरा हम पढ़ेंगे वेन आरेख पढ़ेंगे। वेन आरेख, चित्रों के द्वारा अपन समुच्चय को किस तरह से दर्शाते हैं वो वेन आरेख कहलाएगा। तो इस वीडियो में समष्टि समुच्चय, अंतराल और वेन आरेख पढ़ेंगे। समष्टि समुच्चय क्या होता है, यहाँ डेफिनेशन लिखी, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। पहला आपको ये समझाते हैं, जैसे हमें एक समुच्चय दिया है, एक समुच्चय दिया है, यहाँ पर एक समुच्चय लिखा हुआ है, इसके अवयव 1 2 3 4 5 6 डैश डैश 10 तक हैं इसके अवयव। एक समुच्चय, इसको हमने U ले लिया। अब कुछ समुच्चय यहाँ लिख रहे हैं, जैसे एक समुच्चय लिखा 1 3 5 7 9, विषम संख्याओं का समुच्चय। एक ले लेते हैं सम संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8, लेकिन और C ले लेते हैं 1 4 9। डी ले लेते हैं, एक अभाज्य संख्या वाला ले लो। अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी। तो इस प्रकार से हमने 4 समुच्चय लिखे, और भी लिख सकते हैं हम। एक ए, केवल एक अवयव ले लें, 5 ले लिया। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें समुच्चय ए को, तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव U का अवयव है। जैसे हमने ये डैश डैश लिखा है ना, मतलब इसमें 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो 1 3 5 7 इसमें भी है, 2 4 6 8 2 4 6 8 इसमें भी है, फिर 1 4 9 1 4 9 U में है। डी के जो अवयव है 2 3 5 7 2 3 5 7 इसमें है, 5 इसमें है। अर्थात क्या है, यहाँ जो समुच्चय दिए हैं इसका प्रत्येक अवयव U का अवयव है। तो उपसमुच्चय की परिभाषा पढ़ी है हमने। उपसमुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय वह समुच्चय होता है जिसका प्रत्येक अवयव दिए गए समुच्चय में होता है। तो ये जो A है वो U का उपसमुच्चय, B भी क्या U का उपसमुच्चय। तो A उपसमुच्चय किसका, U का। फिर B भी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा U का। यहाँ पर C D सारे के सारे सब उपसमुच्चय होंगे E, ये सारे के सारे समुच्चय उपसमुच्चय होंगे किसके, U के। इसको हमने U से लिखा। तो ये जो U कहलाएगा, ये जो U समुच्चय कहलाएगा, इसको हम कहते हैं समष्टीय समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे इस U को, समष्टि समुच्चय। तो यहाँ जब इसकी परिभाषा लिखी कि समष्टि समुच्चय वह समुच्चय होता है, ये समष्टि समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके लिए सभी समुच्चय उप समुच्चय होते, जिसके लिए सभी विचाराधीन समुच्चय, जो विचाराधीन मतलब जिसके लिए अपन विचार कर रहे हैं, जिसको अपन ने लिया है यहाँ पर, जिसे हमने लिया है यहाँ पर, तो ये सारे समुच्चय इसके उप समुच्चय होंगे। तब ये जो होगा U, उसको हम क्या कहेंगे, समष्टीय समुच्चय कहेंगे। तो समष्टि समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके लिए सभी विचाराधीन समुच्चय क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। तो यहाँ पर U जो होगा, समुच्चय U अपने को जो दिया है, समुच्चय U, ये क्या होगा, समष्टीय समुच्चय होगा। समुच्चय U समष्टीय समुच्चय होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जैसे लिखा है अपन ने U से, समष्टि समुच्चय को U से दर्शाते हैं। चले नेक्स्ट आएगा वास्तविक संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण। वास्तविक संख्याओं को ज्यामितीय निरूपण, संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाएंगे, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाएंगे। जैसे हमें मालूम, संख्या रेखा आपने बनाई, बीच में यहाँ पर क्या होगा, संख्या रेखा हमने बनाई, बीच में 0 होगा। इस तरफ क्या होते हैं, बराबर दूरी पे अपन ऐसे निशान लगा देंगे, 1 होगा 2 होगा। इस तरफ दाएं तरफ क्या होंगे, धनात्मक संख्या आती है। यहाँ बाएं तरफ लेंगे तो क्या आएंगी, ऋणात्मक संख्या आएंगी। ऋण 1 आ जाएगा, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। तो ये हमने पिछले क्लासों में पढ़ा हुआ। संख्या रेखा में दाएं तरफ धनात्मक संख्या, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या, और बीच में क्या होती है, बीच में शून्य होता है। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं को हमने किससे लिखा है, R से लिखा था ना। पिछले क्लास में हमने इसी मतलब समुच्चय जब स्टार्ट किया था तो पहली बार बताया था कि वास्तविक संख्या को हम R से लिखाएंगे। अब वास्तविक संख्या होगी क्या, जैसे यहाँ जितनी संख्या रेखा पर मतलब
संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदु, संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदु क्या होंगे? सभी बिंदु वास्तविक संख्याएं होंगे। सभी बिंदु वास्तविक संख्याएं होंगे। मतलब संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे सारे के सारे बिंदु क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगे। बल्कि ऐसा कहें कि संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। अब सभी बिंदुओं का समुच्चय, जैसे यहाँ पर ये इसको लिया हमने, तो इसको अपन क्या कह रहे हैं? संख्या 1 है, तो ये एक वास्तविक संख्या है। अब हम यहाँ बीच में आ जाते हैं इसमें, तो ये कितना होगा? 1.5 है। इसको हम 3/2 लिखेंगे, ये भी वास्तविक संख्या होगी। यहाँ पर आ जाएगा 1.99 आ जाएगा, यहाँ पर इस स्थान पे 1.99, तो ये भी वास्तविक संख्या होगी। और भी अंक हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम 4 के बाद 4.953 ये ले, तो यह कहीं पर, यहाँ पर कहीं है 4.953, यहाँ कहीं आ जाएगी, होगी यही, मतलब 4 और 5 के बीच होंगे। तो ये इसमें जितने भी बिंदु आएंगे, छोटे छोटे बहुत दूर, कम दूरी पे भी जितने बिंदु होंगे वो सारे क्या होंगे? इसी तरह से होंगे, दशमलव में होंगे। तो ये जो होंगे संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, जितने भी बिंदु होंगे वो सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी की सभी क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। तो वास्तविक संख्याओं में क्या होती है? दशमलव वाली सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। पहले इसमें भी हमने बताया था इसको। अब यहाँ पर इसके पहले वीडियो में बताया था, जीरो के स्तर जो आती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं? धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी। धनात्मक वास्तविक संख्याएं जीरो के दाएं तरफ, इस तरफ आएंगे तो क्या होंगी? ऋणात्मक वास्तविक संख्या होंगे। ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। फिर इसमें जो धनात्मक वास्तविक संख्या उसको लिखने का तरीका बताया था। वास्तविक संख्या को r से लिखते, धनात्मक में r+ लिख देंगे। ऋणात्मक वास्तविक संख्या को लिखने का तरीका क्या बताया था? r- लिख देंगे। तो धनात्मक वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये 0 से अनंत तक होती है। अभी हम बता रहे हैं कि कोष्टक कैसे लगाएं, छोटे कोष्टक। या ऋणात्मक वास्तविक संख्या क्या होंगी? ऋण अनंत होगा। यहाँ ऋण अनंत से कहाँ तक होगी? 0 तक होगी। तो ये ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। तो धनात्मक वास्तविक संख्या 0 से अनंत के बीच आएंगे, 0 से ऋण अनंत के बीच ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं आएंगे। अब यहाँ इसमें अपन ने क्या किया था? और भी बहुत सारी संख्याएं पढ़ी थी इसमें। धनात्मक, ये इसमें जितने पॉइंट्स वाली संख्या, ये भी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी ना। दशमलव पूरी संख्या रेखा पर जो भी संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। फिर हमने पढ़ा था पिछले इसमें वीडियो में पढ़ा था, जैसे एक n पढ़ा था, इसको क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। ऐसे 1 2 3 4 प्राकृत संख्या पढ़ी थी। फिर हमने क्या पढ़ा था? पूर्णांक भी पढ़ा था, पूर्ण संख्या पढ़ी थी, W याद होगा, पूर्ण संख्या पढ़ी W 0 से स्टार्ट होता है ये। फिर पूर्णांक संख्या पढ़ी थी, इसको Z से लिखा था, है ना, Z से लिखा है। तो Z में क्या? 0 के दाएं तरफ ये पूर्णांक होंगे, बाएं तरफ क्या आएंगी? ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों आ जाएंगे। देखें इसमें जो है ना, जितने ये पॉइंट्स होंगे, जैसे ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या आ जाएंगे? ये कौन सी संख्याएं होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी। लेकिन इसके बीच की जो संख्या भी आएंगी वो दशमलव वाली, वो भी शामिल हो गई, तो वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो वास्तविक संख्याओं मतलब इस संख्या रेखा पर कहीं पर भी कोई बिंदु ले लें, वो जो आएगी, जो भी रेखा आएगी उस बिंदु पर, जो भी बिंदु आएगा उससे संबंधित जो संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होगी। फिर एक और लिखा था, कौन सी संख्या लिखी थी? Q लिखा था, मतलब परिमेय संख्या लिखी थी। तो परिमेय संख्या को अपन इस तरह से लिखा था, x बराबर p/q लिखा था। परिमेय संख्या के अनुपात के रूप में लिखा था। और इसमें क्या लिखा था कि p और q जो होंगे वो इनमें से कोई संख्या ले लेंगे, z में से कोई संख्या ले लेंगे। और क्या होगा?
ये जो होगी जेड क्यू हर की संख्या बराबर नहीं होगी शून्य से, ठीक है, इस तरह से लिखा था। तो अब यहाँ देखें अपन, इसमें अपन ये कह सकते हैं कि जो n है, n उप समुच्चय w का, देखो n का प्रत्येक अवयव w में है, मतलब प्राकृत संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या का उप समुच्चय होगी। फिर यदि यहाँ देखें कि w उप समुच्चय होगा किसका, z का, मतलब इसकी पूरी संख्या है, इसके पूरी संख्याएं जो हैं वो इसके भी मतलब इसके पूरे अवयव, इसके भी पूरे अवयव हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि z जो होगा वो उपसमुच्चय होगा किसका, q का, z उपसमुच्चय होगा q, क्योंकि z के जितने भी अवयव वो q में भी हैं, तो z q में क्या होंगे, ये तो संख्याएं आएंगी, इसमें ये संख्या आएंगी और बीच की जो संख्या है वो भी आ जाएंगी। और फिर क्या कह सकते हैं कि q भी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा किसका, r का, इस r का। अब इन सभी को हम एक साथ लिख दें, इन सभी को एक साथ लिख दें तो क्या आएगा, n उपसमुच्चय होगा w का, w उपसमुच्चय किसका होगा, w उपसमुच्चय होगा z का, फिर z उपसमुच्चय होगा q का, और q उपसमुच्चय होगा किसका, r का। ऐसा या अपन ऐसा पूरी एक लाइन में लिख सकते हैं, और आप समझ भी सकते हैं क्या होंगे उपसमुच्चय, मतलब n उपसमुच्चय w का, तो अपन ये कहेंगे कि n का प्रत्येक अवयव w में है। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि n किसका उपसमुच्चय है, r का उपसमुच्चय। हम ऐसा भी कह सकते हैं n उपसमुच्चय किसका, q का। ये भी कह सकते हैं कि n उपसमुच्चय किसका, z का, ऐसा भी कह सकते हैं। तो n w का भी उपसमुच्चय, z का भी है, q का भी है, r का भी। जैसे w, लेकिन w किसका, n का नहीं होगा, w z का उपसमुच्चय होगा, w q का उपसमुच्चय होगा, w r का उपसमुच्चय होगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये आपको वास्तविक संख्या का ज्यामितीय निरूपण समझ में आ गया होगा। संख्या रेखा में अपन वास्तविक संख्याओं को इस तरह से दर्शाएंगे, और ये बाकी संख्याएं जो बताई हैं, और ये किस तरह से दूसरी संख्याओं के उपसमुच्चय होती हैं। अब दूसरा बताते हैं इसके बाद। देखिए आगे अपन पढ़ते हैं अंतराल। अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में, है ना, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में अंतराल को किस तरह से दर्शाएंगे। तो यहाँ मान लेते कि माना a भी अवयव है r का, मतलब दो अवयव हैं, वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें ये दिया है कि a छोटा है किससे, b से लिया है, ये संख्या a छोटी होगी b से। तो विवृत अंतराल किसे कहेंगे, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम एक लिख देते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा, इसे हम क्या कह रहे हैं, विवृत अंतराल। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इसको इस प्रकार से दर्शाते, x इस प्रकार है, a छोटा है x से, a छोटा है x से, x छोटा है b से। x इस प्रकार है कि x a और b के बीच की संख्याएं होंगी, तब हम इसे क्या कहेंगे, तब यह एक विवृत अंतराल कहलाता है। तब यह एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक विवृत अंतराल कहलाता है, एक विवृत अंतराल कहलाता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे जो x का मान होगा वो किसके बीच होगा, a और b के बीच होगा। x का मान a और b के बीच होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, a और b शामिल नहीं होगा। तो यहाँ x का मान, x के मान a व b के बीच की, x के मान a व b के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। a और बीच के बीच, a और b के बीच सभी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। a और b के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे अपन a और b के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं तो होंगी, लेकिन इन वास्तविक संख्याओं को कहाँ पर दर्शाएंगे, अपन संख्या रेखा में दर्शाएंगे। तो इसे अपन कहेंगे एक विवृत अंतराल कहलाता है। इसे ऐसा लिखें, इसे AB से दर्शाते हैं, इसे AB से दर्शाते हैं, छोटा कोष्टक लगाएंगे ना, इसे क्या पढ़ेंगे, विवृत अंतराल है, ओपन इंटरवल कहते हैं। और A और बीच के भी, इसमें A और B के बीच के सभी बिंदु, A और B के बीच के सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, इस अंतराल में होते हैं। जिसे हमने यहाँ पर लिखा है AB, या इसको क्या लिखा है, जो x है वो a और b के बीच की संख्याएं हैं।
वो सभी ए और बी के बीच के सभी बिंदु, जैसे संख्या रेखा में बता रहे हैं, जितने भी बिंदु आएंगे वो इस अंतराल में होंगे। लेकिन क्या होगा, लेकिन ए व बी नहीं होगा, लेकिन ए व बी नहीं होंगे, लेकिन ए और बी नहीं होंगे। जैसे यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको, संख्या रेखा में हम बता रहे हैं इसको, एक संख्या रेखा बनाई, ये संख्या रेखा है, यहाँ ले लेते हैं 0, समझ लें यहाँ ए है, बी है, बिंदु अपन कहीं भी ले सकते हैं, इन बिंदुओं को ए और बी को कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है ए बी छोटा कोष्टक, तो इसमें क्या होता है, ए और बी शामिल नहीं होंगे इसमें। इसको जब हमें लिखना है, अंतराल ए बी को लिखना है, अंतराल ए बी को लिखना है हमें, जैसे ए बी को किस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पर ऐसे छोटे कोष्टक में लिखेंगे इस तरह से, तो इसमें ए और बी क्या होगा, शामिल नहीं होंगे। इनके बीच की जितनी संख्याएं शामिल, इनके बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी, इनके बीच जितने भी बिंदु आएंगे, मतलब इनके बीच जितने भी बिंदु आएंगे वो क्या होंगे, इनके बीच जितने भी बिंदु आएंगे यही बिंदु क्या होंगे, वास्तविक संख्याओं को दर्शाएंगे। तो सारी की सारी संख्याएं जो होंगी वो ए और बी के बीच की होंगी, या सारे के सारे बिंदु क्या होंगे, ए और बी के बीच होंगे, वो इस तरह से होंगे। तो अपन इसको दूसरे तरीके से और भी इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर दूसरे तरीके से हम इसको ऐसा लिखेंगे, ए बी, जैसे ए बी लिखा, एक्स इस प्रकार लिखेंगे, ए बी क्या होगा ना, ए बी एक संख्या होगी, मतलब अपन इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं, एक्स लिखा, एक्स अवयव होगा क्या, आर का, एक्स सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, यहाँ पर एक्स अवयव होगा आर का, मतलब एक्स सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। कैसी वास्तविक संख्याएं होंगी कि वो ए और बी के बीच की होंगी, ए और बी के बीच। तो इसको खुला अंतराल कहते हैं या विवृत अंतराल कहते हैं। इसको एक वर्ड और यूज किया जाता है इसमें, खुला अंतराल, खुला अंतराल है ना, ओपन से कहते हैं खुला अंतराल या विवृत अंतराल। इसमें संख्या से देखते हैं अपन, जैसे हमें संख्या रेखा पर बनाना है, एक अंतराल दिया है हमें, अंतराल, अंतराल आपको इस प्रकार से दिया है 2 और 5, ऐसा अंतराल दिया है। तो संख्या रेखा पर इस अंतराल को बनाना है, तो हम यहाँ पर संख्या रेखा बनाएंगे, जिसे यहाँ 0 लेते हैं और थोड़ा बड़ा बना देंगे इसको, यहाँ 0, इधर ऋण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तब कम ज़रूरत थी इसलिए अपन ने यहाँ इसको बढ़ाया नहीं, बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 2 और 5 के बीच की संख्याएं आएंगी। इसमें 2 शामिल नहीं होता, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, 2 शामिल नहीं है इसमें, 5 भी शामिल नहीं है, 2 और 5 के बीच की सारी संख्याएं शामिल होंगी। तो यहाँ लिखने का तरीका होता है, इसको 2 और 5 में लघु वृत्त बना देंगे, छोटे छोटे ऐसे वृत्त बना देंगे। तो इसमें 2 और 5 शामिल नहीं होगा, इनके बीच की सारी संख्याएं शामिल होंगी। तो इसके आंसर में क्या होगा, जैसे हमारे पास 2.5 आएगा तो भी इसका आंसर सही है, 2.5 हो सकता है, 2.6, 2.75, 2 भी हो सकता है, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, मतलब 2 और 5 के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी, है ना, दशमलव वाली संख्याएं भी होंगी तो भी चलेगा। तो ये सब कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें खुले अंतराल को हमने इस प्रकार से दर्शाया। अब हम करेंगे बंद अंतराल या संवृत अंतराल की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब खुला अंतराल के बाद अब बंद अंतराल पढ़ते हैं ना। विवृत अंतराल था, अब ये संवृत अंतराल या बंद अंतराल। संवृत अंतराल क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x एक संवृत अंतराल होता है ना। कब, जब a छोटा बराबर x छोटा बराबर b होगा, मतलब x के मान a और b के बीच में होंगे, x के मान a और b के बीच में होंगे, उसमें a भी शामिल होगा, b भी शामिल होगा। तो इस संवृत, इसे एक संवृत अंतराल होता है और इसके ए बी से लिखते हैं। जैसे विवृत अंतराल को क्या लिखा था, ये लिखा है यहाँ पर, छोटा कोष्टक लगाते हैं। विवृत अंतराल में छोटा कोष्टक लगाया है, संवृत अंतराल में क्या होगा, बड़ा कोष्टक लगाएंगे। इस अंतराल में क्या होगा, ए और बी के बीच की सभी संख्याएं तो आएंगी, सभी बिंदु आएंगे, इसमें ए और बी के बीच के सभी बिंदु होते हैं, साथ में ए और बी भी होता है।
इसमें क्या लिखा था, ए और बी के बीच के बिंदु होते हैं, उसमें ए और बी नहीं होता। अब संवृत अंतराल को संख्या रेखा में हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, संवृत अंतराल में यहाँ पर अपन ने जैसे ये लिखा, इसको हम लिख देते जैसे कैपिटल, ये संवृत अंतराल लिख रहा है ना, ये विवृत अंतराल है, तो इसे हम संवृत अंतराल में लिख दे रहे हैं। यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देंगे, इसमें देखो, इसमें पिछले इसमें इसको सुधार लेना है ना, इसमें ये पिछले इसमें जो लिखा है इसमें ये निशान नहीं लगा पाए थे अपन, यहाँ निशान था ऐसा, a छोटा है x छोटा है b से, इसके पहले जो लिखा ना उसमें a छोटा है x छोटा है b से, तो यहाँ पर a b लिखा, अब इसमें a छोटा बराबर है ऐसा लग जाएगा, तो बड़ा कोष्टक लिखा, x इस प्रकार x अवयव है r का, मतलब एक वास्तविक संख्या होगी और x का मान a और b के बीच में होगी, तो इसको ऐसा पढ़ेंगे a छोटा बराबर x छोटा बराबर b। संख्या रेखा पर जब हमें दर्शाना होगा इसे हम कैसे दर्शाएंगे, इसे डार्क कर देंगे, इसमें ये इसमें डार्क होगा, उसमें क्या था, ये खाली वृत्त है, इसमें पूरे को हम इस प्रकार से कर देंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे, मतलब इसमें a भी शामिल होगा, b भी शामिल होगा और इनके बीच की सारी संख्याएं शामिल होंगी। जैसे अब यहाँ पर हमें ये अंतराल बनाना है, ये अंतराल नहीं, अब हमें कौन सा अंतराल बनाना, इस अंतराल को 2 से 5 बनाना है, तो ये संख्या रेखा बनाई, यहाँ इसको डार्क कर देंगे, इसमें 2 भी होगा और 5 भी होगा, ठीक है, तो इससे हम कहेंगे विवृत अंतराल या इस संवृत अंतराल कहेंगे, इसी को बंद अंतराल कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल होता है ना, ये क्लोज्ड इंटरवल होगा, ठीक है। अब इतना हमने समझाया, हम इसको फिर से एक बार शॉर्ट में बताते हैं, ये सारी चीज़ें बताने के बाद इतना हमने बताया, अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ इसमें ध्यान रखनी, क्या याद रखनी है वो बताते हैं। जैसे इसका आंसर क्या होगा, इसमें 2 भी होगा, 2.1 भी होगा, 2.12 भी होगा, 2.134, मतलब इनके बीच जितने पॉइंट्स में भी आएंगे सारे बिंदु होंगे, अर्थात 2 और 5 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, उसमें 2 भी शामिल होता है और 5 भी शामिल होता है, ठीक। यहाँ देखें, अभी जो बताया हम उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 2 चीज़ें पढ़ी इसमें हमने, विवृत अंतराल पढ़ा, विवृत अंतराल, और दूसरा पढ़ा हमने संवृत अंतराल पढ़ा, संवृत अंतराल। विवृत अंतराल को क्या कह देते अपन, खुला अंतराल भी कहते हैं इसको, और संवृत को क्या कहते हैं, ये खुला अंतराल भी होता है, और इसको क्या कहते हैं, संवृत को बंद अंतराल भी कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या था, जैसे ऐसा लिखा, ए बी, एक्स लिखा, एक्स अवयव है आर का लिखा, ठीक है, एक्स अवयव है आर ये लिखा, और ए छोटा है एक्स छोटा है बी ऐसा लिखा, ठीक है। ये अपन ने किस में लिखा, विवृत अंतराल में। यहाँ पर हमने संवृत अंतराल में कैसा लिखा है, बड़ा कोष्टक लिखा, ये ए बी आ जाएगा, ए बी होगा, फिर इसमें x इस प्रकार, x अवयव है आर का, अर्थात x सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, और क्या होगा, a छोटा बराबर है x छोटा बराबर b होगा, तो ये संवृत अंतराल लिखा। और जब संख्या रेखा में बनाने की बात आई थी तो अपन ने उसको कैसे किया था, इस प्रकार से, जैसे यहाँ समझ ले 0 है, कहीं पर ए भी अपने मन से ले सकते, कहीं जैसे मान लो यहाँ पर a है यहाँ पर b है, तो इसको इस तरह से बना दिया था ऐसे, इस विवृत अंतराल को बनाया। संवृत अंतराल को बनाने का था तो कैसे बनाया था, संख्या रेखा बनाई, समझ ले यहाँ पर a है और यहाँ पर ये b है, जैसे ये a और ये b, ठीक है, a और b को इस तरह से दर्शाएंगे और इनके बीच का इसको भी डार्क कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, संवृत अंतराल होगा। तो विवृत और संवृत अंतराल को इस तरह से दर्शाते हैं। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं। हाँ, इसमें अभी इसमें थोड़ा सा और रह गया, ये रोके इसमें, जैसे अर्ध संवृत या अर्ध विवृत अंतराल क्या होगा ना, अर्ध संवृत अथवा या अर्ध संवृत या अर्ध विवृत अंतराल। जैसे अर्ध संवृत अर्ध विवृत क्या होगा, तो इसे अपने ऐसा दिया हुआ है, इस तरह से दिया है ये, ठीक है,
या ऐसा दिया हुआ है, ये अर्ध समवृत्त अर्ध विवृत्त कहलाएगा ऐसा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसको x इस प्रकार, x ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे ए बी लिखना है और ए बी, ये इसमें क्या होगा, a छोटा x छोटा b होगा, इसमें क्या होगा, a छोटा बराबर x छोटा बराबर b होगा। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से कि उसमें a और b शामिल होगा, नीचे ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ a है, x अवयव है r का, जिसे लिखा x अवयव है r का। अब यहाँ पर क्या a के तरफ छोटा कोष्टक लगा है, तो ये शामिल नहीं होगा, मतलब x छोटा है a छोटा है x से और छोटा बराबर b से। इस तरह से देखो, इसमें b शामिल है और a शामिल नहीं है, तो इसलिए छोटा बराबर यहाँ a आ जाएगा। इसमें देखें कितना आएगा, x इस प्रकार, x अवयव है r का, और फिर क्या लिखेंगे, इसमें a शामिल है, इसमें क्या होगा, a शामिल होगा इसमें, x इस प्रकार, x अवयव है r का, मतलब x सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, r से क्या संबंधित है, r से मतलब सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। इसमें a शामिल है लेकिन b शामिल नहीं होगा, तो a छोटा बराबर x छोटा बराबर b होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हमने 5 7, इस तरह से लिखा, इसकी मीनिंग क्या होगी, 5 छोटा है x छोटा बराबर है 7 से, ऐसा ये लिखा। ऋण 3 8 लिखा, इस तरह से लिखा है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ऋण 3 छोटा बराबर होगा x छोटा बराबर होगा क्या होगा 8, मतलब इसका अर्थ होगा कि x का मान ऋण 3 और 8 के बीच की संख्याएं सभी संख्या होंगी, उसमें ऋण 3 शामिल होगा लेकिन 8 शामिल नहीं होगा। अच्छा, फिर एक और चीज़, जैसे अभी वास्तविक संख्याएं लिखेंगे, धनात्मक वास्तविक संख्याएं लिखेंगे और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ये 3 चीज़ों की अपने को ज़रूरत पड़ेगी ना। ये r है वास्तविक संख्या, अर्थात क्या, जैसे अभी मैंने बताया था, अपन संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं आएंगी, 1 2 इधर, ऋण 1 ऋण 2, स्तभ ऋणात्मक स्तभ धनात्मक, कुल संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो यहाँ क्या होता है, ऋण अनंत होता है, इस तरफ क्या होता है, धन अनंत होता है। तो वास्तविक संख्या को अपन इस तरह से भी लिखेंगे, ऋण अनंत से धन अनंत। इसमें ये दोनों अनंत कभी भी शामिल नहीं करते ना, अनंत के लिए हमेशा छोटा कोष्टक होता है। r प्लस है, मतलब r प्लस से अर्थ क्या हुआ, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 से अनंत के बीच की धनात्मक वास्तविक संख्या। ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, ऋण अनंत से 0 की, ऋण अनंत से 0 की। ये ध्यान रखना कि छोटी संख्या को अपन पहले लिखते हैं, बड़ी संख्या को क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो ये भी अपने को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये अब इसकी अपने को काफ़ी ज़रूरत होगी अगले क्लासों में, अगले चैप्टर में भी होगी, है ना, नेक्स्ट ईयर भी होगी। चलो आगे अपन इसके बाद इसके पढ़ते हैं, इसके बाद अपन नया अब लिखते हैं, इसके इससे संबंधित अपन क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखें, यहाँ पर एक अंतराल लिखा है और इस अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखना है। यहाँ अंतराल लिखें, इसको समुच्चय निर्माण में कैसे लिखना है, या फिर ये समुच्चय निर्माण में लिखें तो इनको अंतराल में कैसे लिखना है। 2 चीज़ें आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बताई थी वो आपको समझ में आ गई होगी। यदि हमने ऐसा छोटा कोष्टक लगाया, जैसे ऐसा लिखा है, तो यहाँ क्या होगा, इसमें छोटा कोष्टक आ जाता है ए बी, और यदि हमने ऐसा कर दिया, इस तरह से कर दिया, तो इसमें क्या होगा, बड़ा कोष्टक। मतलब छोटा के लिए है तो छोटा कोष्टक, और छोटा या बराबर लिखा है तो फिर इसमें क्या करना, अपने को बड़ा कोष्टक लगाना है। अब यहाँ पर देखें, अपन अपने को क्या दिया, जैसे ये 3 शून्य दिया है, 3 शून्य, यहाँ दोनों में छोटे कोष्टक लगे हैं, तो समुच्चय निर्माण में क्या लिखेंगे, x इस प्रकार है, x अवयव है r का, इसको लिखना, x इस प्रकार है, x अवयव है r का, मतलब x वास्तविक संख्या होगी। कैसी वास्तविक संख्या होगी, ऋण 3 और 0 के बीच की। तो यहाँ ऋण 3 छोटा है x से और x छोटा है किससे, 0 से, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ पर एक धनु कोष्टक क्या होगा, बंद हो जाएगा यहाँ पर। इसके लिए देखें अपन, यहाँ क्या, दोनों में बड़ा कोष्टक, तो कैसे लिखा जाएगा, x इस प्रकार, x अवयव है r का, x अवयव है r का, मतलब सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, और इसमें क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याएं, और क्या होगा,
6 और 12 के बीच की, तो 6 छोटा बराबर x छोटा बराबर 12। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बड़ा कोष्टक लगा हुआ है। इसको देखें कितना आ जाएगा ये, x इस प्रकार लिखेंगे, x अवयव है r का, ये तो कॉमन है, अपने को सभी में वास्तविक संख्याएं लिखनी है। अब यहाँ पर कितना आएगा, 5, छोटा कोष्टक है, 5 छोटा है x से, छोटा बराबर कितना दिया है, 9 से दिया हुआ है। अब ऋण 23 5, इसमें ऋण 23 शामिल है, 5 शामिल नहीं होगा, तो इसमें x इस प्रकार, x अवयव है r का, मतलब सभी वास्तविक संख्याएं होंगी 23 और 5 की, इसमें 23 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, तो ऋण 23 लिख देंगे, छोटा बराबर है x से, छोटा है किससे, 5 से। तो इस तरह से इनको अपन यहाँ ऐसे लिखेंगे। अब दूसरा तरह, दूसरे में देखें आप, अपने को क्या दिया है यहाँ पर, समुच्चय निर्माण में दिया है अपने को, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, इस समुच्चय निर्माण को अपन किस में लिखना, अंतराल में। तो देखो ये दिया है 4 और 6 के बीच की संख्याएं, तो सबसे पहले तो यहाँ ऋण 4 लिख दें, ऋण 4 और कितना लिख देते हैं 6। यहाँ छोटा लिखा है तो छोटा कोष्टक, छोटा या बराबर है तो क्या आ जाएगा, बड़ा कोष्टक आ जाएगा इसमें। इसके लिए देखें ऋण 12 ऋण 10, दोनों में छोटा दोनों में छोटे का निशान है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ ऋण 12 लिखेंगे, यहाँ छोटा कोष्टक रहेगा, ऋण 12 लिखेंगे, ऋण 12 और कितना लिखेंगे, ऋण 10, ये दोनों में छोटे कोष्टक। इसमें देखें 0 लिखेंगे, 0 के लिए क्या होगा, छोटा बराबर है ना, तो ये बड़ा कोष्टक आ जाएगा, और यहाँ कितना है, ये 9 है, तो इसमें छोटा कोष्टक आ जाएगा। इसमें दोनों छोटे बराबर दिए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऋण 3 से 4, इस तरह से। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इससे इसको कैसे लिखा जाएगा ये भी मालूम होना चाहिए, और इससे हम इसको कैसे लिखेंगे ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके आगे अब आता है वेन आरेख आता है, अगला नया होगा इसमें वेन आरेख। वेन आरेख इसी को नहीं, विज्ञ गणितज्ञ है, इसका नाम है वेन डायग्राम, वेन आरेख। तो समुच्चयों को अपन क्या करेंगे, निरूपित करने के लिए आरेख का उपयोग करेंगे ना। समुच्चयों को निरूपित करने के लिए, समुच्चय को निरूपित करने के लिए, ठीक है, जिन आरेख का उपयोग किया जाएगा, समुच्चयों को निरूपित करने के लिए जिन आरेख, मतलब जिन चित्रों का, जिन आरेख का उपयोग किया जाता है, जिन आरेखों का उपयोग किया जाता है, समुच्चयों को निरूपित करने के लिए जिन आरेखों का उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वेन आरेख कहते हैं, उन्हें वेन आरेख कहते हैं। तो समुच्चयों को निरूपित करने के लिए अपन क्या करते हैं, वेन आरेख का उपयोग करते हैं, मतलब वेन आरेख ही चित्र है, इसका उपयोग करते हैं। तो समुच्चयों को निरूपित करने वाले आरेखों को अपन वेन आरेख कहते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, इस वेन आरेख में अब इन चित्रों को कैसे दर्शाएंगे, वेन आरेख में समष्टीय समुच्चय जो होगा ना, कौन सा समुच्चय, समष्टीय समुच्चय, कोई भी समष्टीय समुच्चय होगा, और फिर दूसरा क्या होगा, कोई भी एक समुच्चय होगा। तो वेन आरेख में क्या करेंगे, जो समष्टि समुच्चय है इससे किससे दर्शाएंगे, आयत से दर्शाते हैं, समष्टि समुच्चय को आयत से दर्शाते हैं। समष्टि समुच्चय याद होगा अपने U से लिखा है, जिसके लिए सभी विचाराधीन समुच्चय उपसमुच्चय होते हैं, जिसके लिए जितने भी मतलब समष्टि सबसे बड़ा होगा, सब इसके उपसमुच्चय होंगे। और जो समुच्चय है इससे वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं, वृत्त के द्वारा इसे आयत से दर्शाते हैं, इसे आयत से दर्शाएंगे, इसे वृत्त से दर्शाते हैं, या वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं, वृत्त से दर्शाते हैं।
तो वेन डायग्राम, सबसे पहले वेन आरेख क्या होगा, समुच्चयों को अपन समुच्चयों को निरूपित करने के लिए जिन आरेखों का उपयोग करेंगे वो वेन आरेख कहलाते हैं ना। अब देखें इसको किस तरह से अपन उपयोग करेंगे, किस तरह से बनाएंगे वेन आरेख को। तो यहाँ पर जैसे चलो अपन इसका एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे हमें U दिया हुआ है, मतलब U अर्थात समष्टि समुच्चय दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है। एक समुच्चय आपको दिया है 1 2 3 4, दूसरा समुच्चय दिया आपको 3 4 5 6 7। इसे वेन आरेख में दर्शाना है, इन समुच्चयों को वेन आरेख में दर्शाना है। तो जैसे अभी बताया, पहले अपन वेन आरेख में क्या करेंगे, आयत बना लेंगे। सबसे पहले ये आयत बना लिया, तो ये जो आयत होगा वो किसको दर्शाएगा, U को दर्शाएगा, है ना, मतलब समष्टि समुच्चय को दर्शाएगा। फिर A और B बनाएंगे। अब A और B में कोई दोनों में है क्या, देखें तो A में 3 4 है, 3 4 ये दोनों में है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी में, जैसे ये यहाँ पर समझ लें P अपने को दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 और Q दिया है यहाँ पर, ये 2 3 4 लिखते हैं, Q दिया है 5 6 7 8 इस तरह से दिया है। और U यही वाला यही अवयव, यही समुच्चय है 1 2 3 से लेके 9 तक का। तो इसमें देखें P में अलग है, Q में अलग है, एक ही तो इसको किस तरह से दर्शाएंगे, इसको किस तरह से दर्शाएंगे। इसमें 3 4 दोनों में, तो हमने बताया थोड़ी देर पहले कि U को अपन आयत से दर्शाया दिया और फिर इनको वृत्त से दर्शाते हैं। अब इसमें दोनों को काटते हुए बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि 3 4 दोनों में है, तो जो दोनों में है ना उसको इसके बीच कहीं पर भी लिख दें। इसको A ले लिया, इसको B ले लेते हैं, 3 4 यहाँ लिखा। अब जैसे A में देखते हैं अपन, यहाँ A में कौन से अवयव है, 1 2 3 4। A में 1 2 3 4 है, 3 4 हम लिख चुके हैं A में, मतलब इस वृत्त के अंदर 3 4 लिख चुके हैं। तो बचा क्या, 1 2, तो यहाँ पर 1 और 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर तो A में देखें कितने आ गए, 1 2 3 4। अब B में आ जाते हैं, B ये है, ये वृत्त B को दर्शा रहा है। B में क्या है, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। तो B में 3 4 लिख चुके हैं, क्या बचा 5 6 7, तो यहाँ 5 6 और 7 लिख देंगे। तो A के अवयव लिख देंगे, B के अवयव। अब U में देखें अपन 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो A और B में है वो U में भी है, लेकिन अभी U के और बच गए हैं। कौन कौन से बच गए, 8 और 9। तो 8 और 9 को क्या करोगे, इस वृत्त के बाहर कहीं पर भी, यहाँ यहाँ जहाँ खाली जगह है, जहाँ आपको लिखना है वहाँ लिख सकते हैं। तो अपन 8 और 9 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखें दूसरा देखते हैं, इसमें जब दोनों में कोई उभयनिष्ठ ना हो, इसको बनाना वेन आरेख में। जैसे ये A बना, P बना दिया, ये U हो गया, ये P आ जाएगा और यहाँ Q आ जाएगा। अब इनमें अलग अलग क्यों बनाया है, इसको दोनों को अलग अलग इसलिए बनाया कि इन दोनों में P और Q में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं P के लिए 2 3 4, Q में कितना है 5 6 7 8। अब और बचेंगे, देखो 2 3 4 5 6 7 8 लिख चुके। अब U के कौन से अवयव बचा है, इसमें 1 और बचा है, और कौन सा बचा है, 9 बचा है। तो 1 और 9 को हम क्या करेंगे, बाहर कहीं लिख देंगे खाली जगह में। तो इस तरह से दर्शाएंगे। यदि उभयनिष्ठ है तो दोनों को अपने को क्रॉस करके लिखना है, दोनों वृत्तों को काट देना है, दोनों उभयनिष्ठ को यहाँ लिखना है, फिर जैसे अभी हमने समझाया। और यहाँ पर यदि उभयनिष्ठ नहीं है तो इस तरह से। अच्छा, एक और हो सकता है, इसमें तीसरा भी प्रकार हो सकता है, वो भी बता देते हैं। तीसरे में क्या होगा, जैसे आपको दिया है U, तीसरे प्रकार में यहाँ बता देते हैं। समष्टि समुच्चय दिया है U आपको। समष्टि समुच्चय में क्या होगा, जैसे ये लिख देते हैं 1 2 3 से लेके 9 तक की संख्याएं दी गई, 9 तक की प्राकृत संख्याएं, ठीक है। यहाँ शायद छोटे अक्षर दिख नहीं रहे होंगे, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 1 2 3 4 9 तक है। A हमें दिया हुआ है 2 4 और 6 दिया हुआ है A, और B हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से दिया है।
इसमें खास बात क्या, देखो ए के जो अवयव है ना, यू के तो हैं ही, ए के जो अवयव बी के भी अवयव हैं, ए के जो अवयव बी के भी अवयव, तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा ए क्या होगा, उप समुच्चय है बी का। ध्यान से देखें ना, यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, तो ए बी का उप समुच्चय है। तो इसको किस तरह से दर्शाएंगे, तो जब इसको दर्शाना होगा तो ये समष्टि के लिए क्या होगा, या समष्टि समुच्चय के लिए तो क्या होगा, एक आयत बना देंगे यहाँ पर, इस तरह से अपन आयत बना देंगे, ठीक है। अच्छा, उप समुच्चय कौन सा है, ए है, तो ए हम बनाएंगे यहाँ पर, ए ये बना दिया हमने एक, और इसी के बाहर बी बना देंगे। जो उप समुच्चय है ना वो अंदर बनाएंगे, बी उसके बाहर होगा और यहाँ पर यू होगा। अब ए के अवयव लिखते हैं, जैसे ए के अवयव कितने, 2 4 6 लिखा, 2 4 6, तो जो ए के अवयव है ना वो बी इसी के ऊपर है, तो ये बी के भी हो गए 2 4 6। अब बी के कौन से अवयव बचे, 2 4 6 लिखने के बाद 1 3 5 बचेंगे। तो जो 1 3 5 है ना, यहाँ बीच वाली खाली जगह में कहीं पर भी लिख दो 1 3 5। तो यदि हम अब बी के बारे में सोचें, मान लो यहाँ ए नहीं होता, समझे कि ये ए नहीं है, जैसे अभी ए नहीं है, तो बी में कितने हैं, 1 3 5, 1 2 3 4 5 6 है। लेकिन क्या हो गया, ए है यहाँ पर, तो ए में कितने हो गए, 2 4 6 भी होंगे। अब जो बचेंगे वो क्या होंगे, इसके बाहर होंगे यू के वे अवयव। तो 1 2 3 4 5 6 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, तो ये बाहर तरफ में लिखेंगे। तो वेन आरेख में 3 प्रकार से हमने बताया। एक क्या होगा, जब दोनों उभयनिष्ठ हो, ए और बी में, एक दोनों उभयनिष्ठ ना हो, और एक उपसमुच्चय होगा किसका, दूसरे का उपसमुच्चय होगा, तब इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। अभी हम समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। अब समुच्चय पर 2 संक्रियाएं मुख्य हैं इसमें, पहला समुच्चयों का संघ है और दूसरा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है। ये 2 संक्रियाएं। संघ क्या होता है, जैसे हमें संघ क्या होगा, 2 समुच्चयों का संघ क्या होगा, जैसे हमें दिया हुआ है समुच्चय ए दिया हुआ है, एक समुच्चय ए हमें दिया है। पहले मैं उदाहरण बताता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। 1 2 3 4, एक समुच्चय ए के अवयव, दूसरा बी दिए हैं, बी में हमें दिए हैं 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर भी सर्वनिष्ठ के लिए भी ले लेते हैं, चले ए ले लेते हैं, 1 2 3 4, समुच्चय बी कितना दिया हमें, 3 4 5 और 6 दिया है। तो 2 समुच्चयों का संघ, जैसे ए और बी का संघ क्या होता है, तो ए और बी का संघ वह समुच्चय होता है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी अवयव होने चाहिए। ए के सारे अवयव होने चाहिए, बी के भी अवयव होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं लिखेंगे अपन। जैसे ए संघ को लिखना, ए और बी का संघ, ए और बी का संघ, तो ए और बी के संघ को कैसे लिखते हैं, ए और ये जो निशान बनाया है इसको बना देंगे ए संघ बी। इसे क्या पढ़ेंगे, ए संघ बी पढ़ेंगे, ए संघ बी। जैसे सर्वनिष्ठ लिखना होगा यहाँ, तो ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या होगा, ए और बी का सर्वनिष्ठ। ए और बी के सर्वनिष्ठ को किस तरह से लिखेंगे, इसमें ए सर्वनिष्ठ भी, ये सर्वनिष्ठ का निशान है, ए सर्वनिष्ठ। इसे क्या पढ़ेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी पढ़ेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी होगा। तो ये क्या होगा, ए संघ बी होगा, इसे ए संघ बी पढ़ेंगे, इसे ए सर्वनिष्ठ बी पढ़ेंगे। तो इन दोनों का संघ क्या होगा, तो ए और बी का संघ, ए और बी का संघ क्या होगा, ए संघ बी कितना होगा। तो यहाँ ए के अवयव लिख देते हैं, हमने बोला कि ए और बी दोनों के अवयव लिख देते हैं। ए के भी अवयव लिखेंगे, ए के सारे अवयव लिखेंगे, बी के सारे अवयव। अब बी के अवयव ऐसे यहाँ लिख दिया 3 4 5 6 ऐसा, तो ए के सारे बी के सारे। लेकिन अभी अपने को क्या करना है, ये डबल आ गया ना 3 4, तो ये डबल नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे अपन। तो 3 4 एक ही बार आएगा, तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 6 हो जाएंगे। तो ये ए संघ बी होगा। तो ए संघ बी क्या होगा, ए संघ ए और बी, ए 2 समुच्चयों का संघ वह समुच्चय होता है जिसमें ए के भी सारे अवयव हों, बी के भी सारे अवयव हों, कोई भी अवयव दोबारा नहीं होगा। ए सर्वनिष्ठ बी क्या कहलाएगा,
ए सर्वनिष्ठ बी होगा वह समुच्चय होता है, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, उन अवयवों को लिखते हैं। तो दोनों उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो ये उभयनिष्ठ लिखेंगे 3 4, तो ये 3 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम संकेत के रूप में, मतलब इसे समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, इसे समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, जैसे ए संग बी लिखना है, ए संग बी समुच्चय निर्माण विधि में लिखने का तरीका है x इस प्रकार, x अवयव है a का, a संग b बराबर x है, मतलब समुच्चय निर्माण में अपन x लिखेंगे इस प्रकार, x अवयव है a का या x अवयव है b का, यहाँ हम या लगाएंगे, ठीक है। इसमें किस प्रकार से लिखेंगे, a सर्वनिष्ठ b को समुच्चय निर्माण में a सर्वनिष्ठ b को लिखेंगे x इस प्रकार, x अवयव है a का, ये अवयव का निशान, x अवयव है a का और x अवयव है a का और x अवयव है b का, ऐसा। तो इसमें हम और लगाएंगे, और अर्थात और या तथा लगा सकते हैं। तो और या तथा मतलब a और b दोनों के होना चाहिए, तो जो a और b दोनों में होंगे वो उभयनिष्ठ हो जाएंगे। इसमें क्या है, या तो a के होने चाहिए या b के होने चाहिए, तो a के भी होने चाहिए या b के भी होने चाहिए, तो a और b दोनों के अवयव लिखेंगे। तो संघ को इस तरह से दर्शाया है, ये संघ को दर्शाया a संघ b बराबर, और सर्वनिष्ठ को अपन ने इस तरह से दर्शाया है। अब इन्हें वेन आरेख में अपन कैसे दर्शाएंगे, दोनों को वेन आरेख में कैसे बताएंगे, संघ को वेन आरेख में कैसे दर्शाएंगे, एक साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर संघ और सर्वनिष्ठ आप इनको दोनों के अंतर भी समझते जाए, नहीं तो संघ का क्वेश्चन सर्वनिष्ठ में कर रहे हैं, सर्वनिष्ठ का क्वेश्चन संघ में कर रहे हैं। तो इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, u बनाएंगे। अब आपके मन में आ रहा सर आपने तो u यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है, तो u नहीं लिखा मतलब कोई भी हो सकती है, लेकिन u में क्या होंगे, समष्टि समुच्चय में क्या होंगे, ये सारे अवयव होंगे, इसके अलावा भी और होंगे, तो यहाँ ये u आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, a बना देंगे, फिर क्या यहाँ पर b बना देंगे, ये u हो गया, ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा, जो दोनों में है उनको बीच में लिख देते हैं, है ना। तो 3 4 बीच में लिखा, 1 2 बचा है यहाँ पर, तो 1 2 क्या होंगे यहाँ पर, ये जो खाली हिस्सा है ना इसमें लिखेंगे। तो समुच्चय ए में 1 2 3 4, समुच्चय बी में 3 4 5 6 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर 3 4 लिख चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 5 6, लेकिन 5 6 क्या होगा, इस बाकी वाले हिस्से में लिखेंगे। अब संघ कौन सा आ रहा, देखो संघ क्या आ रहा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये संघ आ रहा है। तो संघ के लिए क्या करेंगे, ये जो भाग होगा इसको हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, इस वाले भाग में, ये लाइन वाला भाग है, ये जो रेखांकित भाग लिखा है अपन ने ना, रेखांकित भाग जिसमें हमने लाइन खींची है, रेखांकित भाग ए संग बी को दर्शाता है, जो रेखांकित भाग होगा वो ए संग बी को दर्शाएगा। तो यहाँ जो ये भाग है ये क्या होगा, ए संग बी होगा। अब सर्वनिष्ठ में कैसे दर्शाएंगे हम, तो जब भी अब संघ में क्या होना चाहिए, ए और बी का संघ दर्शाना है, तो अपन सीधा क्या करेंगे, जैसे ए बनाया इस तरह से बी बनाएंगे और ये बीच वाले हिस्से को इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, अपन रेखांकित कर देंगे। सर्वनिष्ठ में देखें, सर्वनिष्ठ में क्या करेंगे, ये पूरा वैसे ही बनेगा इस तरह से, ये u हो गया, यहाँ पर आ जाएगा a, फिर आ जाएगा b, यहाँ 3 4 लिखा, यहाँ 1 2, ये तो अभी लिखा है वही लिख रहे हैं अपन यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये a में 1 2 3 4, b में 5 6 लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे हम, 3 4 किस हिस्से में आ रहा देखें, ये ए सर्वनिष्ठ भी है, तो ये ए सर्वनिष्ठ भी 3 4 यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो भाग होगा, जो रेखांकित भाग होगा वो किसको दर्शाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी को दर्शाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें कि रेखांकित भाग जो होगा, रेखांकित भाग किसको दर्शाता है, ए सर्वनिष्ठ बी को दर्शाता है, रेखांकित भाग ए सर्वनिष्ठ बी को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से ये संघ और सर्वनिष्ठ आप समझ गए होंगे। इसके आगे अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखें
संघ और समुच्चय, संघ और सर्वनिष्ठ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म के लिए संघ और सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। ठीक है, संघ और सर्वनिष्ठ ज्ञात करने से ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। एक्स वाई मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया, हम इसका हल इस तरफ कर रहे हैं। हम इसका हल करना मतलब ए संघ बी ज्ञात करना कितना होगा और ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना होगा। देखें 1 3 5 1 2 3, संघ में क्या है, दोनों के अवयव लिख देंगे, कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाएगा। कोशिश करेंगे क्रम से लिखें, तो पहले 1 लिखा, 1 3 5 है, फिर 1 2 3 है, तो 1 2 3 और 5 है, तो 1 2 3 5, ये ए संघ बी का मान आ गया। सर्वनिष्ठ में क्या होगा, जो दोनों में होंगे, तो दोनों में 1 भी है और 3 भी है, तो दोनों में जो आएंगे वो 1 और 3 आ जाएगा, तो ये सर्वनिष्ठ हो गया। तो संघ निकाल लिया, सर्वनिष्ठ निकाल लिया। अब जैसे यहाँ पर ए संघ बी निकालना है, बड़े आसान से ए संघ बी, ए और बी दोनों के अवयव, तो ए ई आई ओ यू, ए दोनों में है, बी सी अलग अलग, तो यहाँ क्या आएगा, ए आ जाएगा। जरूरी नहीं, हम ऐसा भी लिख सकते कि पहले इसके अवयव लिख दिए, ए ई आई ओ यू लिखा, अब इसके अवयव लिखें, जो लिख चुके हैं उसको दोबारा ना लिखें, ए लिख चुके हैं, क्या बचा, बी और सी बचेगा, तो बी और सी लिखा। यहाँ देखें x अवयव है n का और 3 का गुणज है, x अवयव है n का और 3 का गुणज है, तो a क्या होगा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, n कहा ना, तो प्राकृत संख्या मीन्स 1 2 3 4 5 6, लेकिन 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ये 3 के गुणज होगा, है ना। यहाँ अपन क्या करें, इसको ये समुच्चय निर्माण में लिखा है, अपन इसको सूची विधि के बारे में सोच लें कि सूची विधि में अपन इसको, या सारणी विधि में अपन ने उसको कैसे लिखे। सारणी विधि में यदि अपन उसको समझ पाएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, अपन उसको जल्दी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको जल्दी समझ में आ जाएगा हमें क्वेश्चन। जैसे बी लिखा, x अवयव है n का, x छोटा है 3 से, तो 3 से छोटी संख्या है ना, तो कितनी आएगी, 3 से छोटी 1 और 2 आ जाएगी। तो इस तरह से होगा। इसमें दोनों क्या है, दोनों जो है 3 से छोटी संख्या, और दोनों कौन सी है, ये n मतलब पूर्णांक संख्या, n अर्थात प्राकृत संख्या होगी। तो अब इसमें क्या आएगा, a संघ b, देखें दोनों का संघ क्या होगा और a सर्वनिष्ठ b क्या होगा, दोनों का सर्वनिष्ठ क्या होगा, तो a इन दोनों का संघ मतलब इन दोनों के अवयवों को लिख देंगे। तो एक तरीका तो ये होगा कि यहाँ लिखें 1 लिख दें, 2 लिख दें, और फिर कितना लिख दें, 3 6 9 12 15, ये सारे लिख देंगे, डैश डैश कर देंगे। इसके बाद दूसरा तरीका क्या आएगा, यहाँ पर इसको समुच्चय निर्माण में यदि लिखेंगे अपन, तो कितना आएगा, x इस प्रकार, x बराबर क्या आएगा, 1 और 2 आएंगे, है ना, एवं तथा 3 के गुणज, 3 के गुणज, है ना, 1 2 तथा 3 के गुणज, तो ये सारी संख्याएं आ जाएंगी, है ना। x अवयव है, इसमें ऐसा लिखेंगे, x अवयव है n का, x जो होगा 1 2 तथा क्या होंगे, 3 के गुणज होंगे, तो संघ में आ जाएगा। ठीक है, सर्वनिष्ठ में क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ में तो क्या होगा, अपन क्या लिखा था, 3 से छोटी संख्या है, तो 1 और 2 ही थी, और 3 के गुणज 3 4 5 6, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय आ जाएगा, संघ के लिए रिक्त हो गए। इसमें देखें x अवयव है n का और 1 छोटा है, x छोटा है 6 है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से लाइन से बंद करने, दोनों में अंतर आ जाएगा। इसमें अपने सर्वनिष्ठ नहीं निकाला, यहाँ पर a सर्वनिष्ठ b क्या आएगा, जो दोनों में होंगे, तो दोनों में क्या है, यहाँ पर a दोनों में है, तो यहाँ पर a को लिख देंगे। इसमें आ जाए p और q है, तो p संघ q क्या आएगा, p संघ q, तो p और q के अवयव, है ना, p सर्वनिष्ठ q में कितना आ जाएगा, जो दोनों में होंगे वो आ जाएंगे। तो यहाँ कौन सी संख्या दी गई है, प्राकृत संख्या। कैसी प्राकृत संख्या है, 1 और 6 के बीच की, तो 1 और 6 के बीच की संख्या मतलब 1 नहीं आएगा, इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 होगा। तो यदि इसको हम
सूची विधि में लिखें तो ये अवयव आ जाएंगे 2 3 4 5 6, इसमें 1 शामिल नहीं होगा, 6 शामिल होगा। प्राकृत संख्या इसलिए 2 3 4 5 6। x अवयव है n का, मतलब ये भी प्राकृत संख्या 6 और 10 के बीच की संख्या, 6 और 10 के बीच क्या आएगा 7 8 9 आ जाएगा। तो ये p है, ये समुच्चय p के अवयव, ये समुच्चय q के अवयव है। अब हमें p सर्वनिष्ठ p संघ q निकालना है। तो जैसे ये समुच्चय निर्माण में लिखा तो हम भी समुच्चय निर्माण में लिख देते हैं। तो x इस प्रकार x अवयव है n का, x इस प्रकार x अवयव है n का। और अब संघ में क्या होंगे, ये दोनों आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 छोटा बराबर है x छोटा बराबर है 9, ऐसा लिखा। अर्थात 2 और 9 के 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 और 9 के बीच की संख्याएं होंगी, उसमें 2 भी शामिल होगा और 9 भी शामिल होगा। यदि हम इसको ये कोष्टक लगा देते हैं ऐसा, तो फिर इसमें क्या होता है 2 शामिल नहीं होगा और 9 शामिल नहीं होगा। आगे अपन देखें, इसमें सर्वनिष्ठ में देखें इन दोनों में क्या सर्वनिष्ठ है, तो इन दोनों में कोई सर्वनिष्ठ नहीं है। तो इसमें 2 से लेके 6 तक इसमें है, तो ये क्या आ जाएगा रिक्त समुच्चय आ जाएगा इस तरह से। तो इनमें दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगा रिक्त समुच्चय, इसमें भी रिक्त समुच्चय है, इसमें भी रिक्त समुच्चय है। यहाँ देखें एक समुच्चय दिया है और एक रिक्त समुच्चय दिया है। अब इन दोनों का संघ क्या होगा, तो a संघ b, a संघ रिक्त समुच्चय। तो a संघ रिक्त, इन दोनों के अवयव तो कितने आएंगे, इसमें तो दूसरे में तो कोई अवयव नहीं है, 1 2 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 क्या होगा 1 2 3, फिर से अपन इसको क्या लिख सकते हैं a ही लिख सकते हैं। मतलब a संघ रिक्त समुच्चय 1 2 3 अर्थात स्वयं समुच्चय a होगा। और a सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय मतलब इन दोनों का रिक्त, a सर्वनिष्ठ रिक्त मतलब a और b का सर्वनिष्ठ क्या होगा, तो ये क्या आएगा कोई अवयव नहीं होगा, इसमें कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसी को अपन क्या लिख सकते हैं ऐसा लिख देंगे रिक्त समुच्चय। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रश्न बताए। आप बुक से अपने और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर बनने लगेंगे, ज़्यादा अच्छे से बनने लगेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ a दिया हुआ, b दिया, c दिया, d दिया है। इन्हें अपने को निकालना, a संग b, a सर्वनिष्ठ b संग c, b सर्वनिष्ठ c, a संग d, a सर्वनिष्ठ d, a संग b संग c, a संग b, a सर्वनिष्ठ b सर्वनिष्ठ c, और इस प्रकार से बाकी दिए हुए हैं। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हल करते हैं। पहला हल आता है, पहला हमें निकालना a संग b निकालना है। देखें a संग b मतलब a और b दोनों के अवयव, तो 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 लिखेंगे। फिर 7 9 11 लिख चुके हैं, तो फिर केवल कितना आएगा 13 आ जाएगा ये। तो इन दोनों के अवयव लिखना है, कोई भी अवयव 2 बार नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड लिखते हैं। यहाँ पर सेकंड में क्या दिया अपने को, a सर्वनिष्ठ b निकालना है। a सर्वनिष्ठ मतलब a और b दोनों में जो है, तो इसमें 7 9 11 दोनों में है, तो यहाँ लिख देंगे 7 9 11, ठीक। अब इस पे आ जाओ तीसरे पे। तीसरे में क्या निकालना हमें, b संग c निकालना है। तो b है c है, दोनों का संग क्या होगा, दोनों के अवयव। तो पहले p के लिख दो, 7 9 11 13, ये b के अवयव लिखा। और फिर क्या करेंगे, c के लिखेंगे। तो 11 लिख चुके हैं, 13 लिख चुके हैं, 15 और बचेगा, तो यहाँ 15 लिख देंगे। तो 7 9 11 13 15। अब सर्वनिष्ठ निकालना होगा, मान लो हमें b सर्वनिष्ठ c, तो इन दोनों का सर्वनिष्ठ क्या आएगा, b और c का जो दोनों में होंगे, तो 11 13 इसमें, 11 13 इसमें, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 11 और 13 लिख देंगे। अब ये a संग d, तो a और d का संग, ये इन दोनों का संग, तो कितना आ जाएगा a संग d, a के अवयव 3 5 7 9 11 और d के क्या आएंगे 15 17, तो यहाँ से 15 17 सर्वनिष्ठ निकालना है इन दोनों का। तो इन दोनों का सर्वनिष्ठ क्या आएगा, कोई नहीं है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो रिक्त समुच्चय आ जाएगा। तो ये तुम्हें करना है ना, 5वां 6वां। अब हम बता रहे हैं इसमें 7वां। 7वें में क्या निकालना, a संग b संग c, a संग b संग c हमें निकालना है।
एक साथ निकाल सकते हैं, पहले ए संग बी निकाल लें, उसके साथ फिर सी को निकाल लें। तो ए संग बी संग सी में क्या करें, जो तीनों में है ए बी सी में, तो पहले ए के लिख लें 3 5 7 9 11, फिर बी के लिख लें 7 9 11 लिख चुके हैं 13 आ गया, ए के लिखे बी के, अब सी के लिखें तो 11 13 लिख चुके हैं तो कितना आएगा 15। तो ए संग बी संग सी में क्या होगा, जो इन तीनों में जो इसके तीनों के अवयव लिखेंगे, कोई भी अवयव को रिपीट नहीं करेंगे। आठवां देखें, आठवें में क्या निकालना अपने को, ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी निकालना है। आठवें में ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, तो तीनों में जो उभयनिष्ठ होंगे, तो देखो तीनों में क्या होगा, सिर्फ 11 ऐसा अवयव है जो तीनों में है, मतलब ए में भी है बी में भी और सी में, जो तीनों में होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे तो 11 आ जाएगा। 7 9 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 13 इन दोनों में लेकिन ऊपर नहीं है, तो ये तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा वो 11। अब इन्हें निकालना, नौवां क्वेश्चन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे अपन, ए को पहले हम क्या करते हैं, ए को लिखते हैं और फिर बी संग डी को लिखते हैं। देखें नौवे में हमें क्या करना है, ए सर्वनिष्ठ बी संग सी निकालना है। तो पहले हम ए निकालते हैं, पहले ए लिख लेते हैं और फिर बी संग डी लिखेंगे और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी संग डी लिखते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी संग डी, इसको लिखेंगे। तो पहले ए लिखें, तो ए कितना दिया 3 5 7 9 11, ये ए दिया है, तो 3 5 7 9 11 ए को लिखा। अब बी संग डी कहाँ, देखें बी यहाँ पर है डी यहाँ पर, ये बी है ये डी है, तो बी और डी दोनों के अवयवों को लिखना है, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा। तो बी के कौन से अवयव हैं, 7 है 9 है 11 है और 13 है, 7 9 11 13, और डी में कितना है 15 17 है, तो 15 और 17 ये दोनों को लिखा। बी संग डी मतलब बी और डी के दोनों के अवयव लिखना, कोई भी अवयव दोबारा नहीं आएगा। अब ये ए आ गया, ये बी संग डी आ गया। अब इसका सर्वनिष्ठ मतलब इन दोनों में जो होगा, तो इन दोनों में देखें 7 9 11 7 9 11 ये दोनों में है, तो इन दोनों का सर्वनिष्ठ क्या होगा, जो ए और बी संग डी दोनों में होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 7 9 और 11 लिख देंगे, ए सर्वनिष्ठ बी संग डी आ जाएगा। अब इसको लिखना है हमें, कौन सा 10वें को लिखना है, तो हम इसको यहाँ बताते हैं 10वें को, 10वां क्वेश्चन। तो यहाँ अपने को क्या, पहले ए संग डी निकालते हैं, सबसे पहले ए संग डी निकालेंगे, फिर इसके बाद क्या निकाल लेते हैं, बी संग सी निकाल लेंगे, बी संग सी निकालते हैं, फिर इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालना है, मतलब ए संग डी और बी संग सी, इन दोनों का क्या सर्वनिष्ठ निकालना, मतलब जो दोनों में होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे ए और डी दोनों में जो उसको लिख लो, ए संग डी। तो देखो ए यहाँ पर है डी यहाँ पर है, जैसे ए ये दिया है आपको, डी ये दिया, दोनों के अवयव, तो ए संग डी क्या आएगा 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ये ए के आए और डी के कितने 15 17 आएंगे, 15 और 17, तो 3 5 7 11, 3 5 7 9 11 15 17 ए संग डी। अब बी संग सी निकालते, इन दोनों का निकालेंगे संग, तो 7 9 11 13, 11 13 15, तो 7 9 11 13, पहले बी के लिखे अब सी के लिखते हैं, 11 13 लिख चुके हैं, तो सी में क्या बचेगा 15 और बचेगा ये। अब ए संग डी आ गया, बी संग सी आ गया। अब दोनों का सर्वनिष्ठ निकालना, तो दोनों का सर्वनिष्ठ इन दोनों में जो होंगे कॉमन, तो 7 दोनों में, 9 दोनों में, 11 दोनों में है और 15 दोनों में है, तो जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं उनको लिख देते हैं, तो 7 9 11 15। तो इस तरह से करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसे करना है ना। आप अपने बुक से क्या करें, और भी क्वेश्चनों को क्या कर लेना, इसके सॉल्व कर लेना, ठीक है।